जी बच्चों देखिए, आई वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और ये बच्चों जो मेरा डिस्कशन है वो ये है कि जो बेसिक कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है उसका कुछ बेसिक डिस्कशन पे मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जैसे अब ये है बुक्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इससे पहले बच्चों जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ते हो तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. This is to be kept in mind considering the basic principles of accounts called separate entity concept. Here company is treated as a joint stock, company is a separate entity. और accounting record is maintained in the books of a company. तो जो ये जर्नल एंट्रीज हैं या जो भी आप लेजर्स कुछ बनाएंगे वो किसकी बुक्स में बनेगा? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के बुक्स में. फिर आता है बच्चों, अब सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कंपनी अकाउंट जानते हो तो हम लोग जानते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी काम कैसे करती है. और आप ये देखिए कि एक कंपनी को पैसा कैसे मिलता है. पैसा पब्लिक से मिलता है, जनता से मिलता है. और जनता किस फॉर्म में पैसा देती है? जनता दो फॉर्म में पैसा देती है, या तो मालिक बनकर या उधार. अगर जो मैं इसको थोड़ा सा फॉर अ वाइल आपको मैं बताऊं, एक सोल प्रोप्राइटर को या तो अपनी कैपिटल मिलती है जो वो अपने रिसोर्सेज से अरेंज करता है, या फिर उसको बैंक से लोन लेना पड़ता है. यदि वो लोन लेता है तो वो एक्सटर्नल है, और यदि वो अपना पैसा लगाता है तो इंटरनल है. वही लॉजिक आप यहां लगाओ एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि यदि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से पैसा बोरो करती है तो शेयर होल्डर्स को कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है शेयर होल्डर्स, ऑनर्स, प्रोप्राइटर्स. और जो डिवेंचर होल्डर्स हैं या जो लोन है, जो लोन देने वाली अथॉरिटीज है, उनको माना गया एक्सटर्नल अथॉरिटी. तो यहां पर बच्चों में क्लियर कर दूं कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ये शेयर कैपिटल या बोरोड कैपिटल मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी पैसा कैसे ले सकती है. तो आप ये देखें कि सोर्सेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसमें आता है शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सोर्स. इंटरनल सोर्स. और शेयर कैपिटल भी दो तरह की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्रायोरिटी जो पेमेंट की है लिक्विडेशन के समय, यदि कंपनी वाइंड अप हो जाए तो पहले प्रेफरेंस को पैसा मिलेगा और इक्विटी को. और यदि कंपनी नॉर्मल चल रही है, गोइंग कंसर्न है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बच्चों पहले प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, फिर इक्विटी को मिलेगा. तो ये दोनों में डिफरेंस है. दोनों ही कंपनी के लिए सोर्सेज ऑफ कैपिटल है. और एक बात यहां पर और भी है, प्रेफरेंस शेयर्स को नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव गॉट अ पार्टिसिपेशन एंड अ वोटिंग राइट. और तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल आर टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. ए और बी मैंने कर दिया. पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को मिलता है, फिर इक्विटी को मिलता है. यदि कंपनी लिक्विडेट हो जाए अनफॉर्चुनेटली तो पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा और बाद में इक्विटी को मिलेगा. सेकंड आता है बच्चों शेयर कैपिटल के सिवाय डेट कैपिटल. ऐसे बोल देते हैं डेट कैपिटल और एक्सटर्नल सोर्स. ये जो एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एक पॉपुलर आता है बच्चों डिबेंचर्स. डिबेंचर इज अनदर एक्सटर्नल काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर जनरली होते हैं और एक एक्सटर्नल सोर्स माना जाता है. इसके सिवाय लोन ऑन मॉर्गेज, and loan from financial institutions etc. ये बच्चों एक्सटर्नल सोर्सेस हैं. एक बात आप समझ लें, शेयर कैपिटल को हम लोग क्या पे करते हैं? शेयर होल्डर्स को कंपनी पेज डिविडेंड एंड डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी, और लोन्स को कंपनी पेज इंटरेस्ट. एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, इंटरेस्ट इज अ चार्ज on profit. It is debited in PL account. इंटरेस्ट जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन को लेते थे, पीएल में लेते थे, और पार्टनरशिप फॉर्म में भी इंटरेस्ट ऑन लोन को हम पीएल में लेते हैं. इसी तरह से कंपनी के लिए इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड इन पीएल अकाउंट. तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यदि है या इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इट इज एन एक्सपेंडिचर और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है. ये बात आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा लें. अब बच्चों इसी के बाद आता है
कंपनी ऑल्सो प्रिपेयर्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे ये पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है? देखिए बच्चों, जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग पीएल एंड पीएल अप्रो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तीन चीजें हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि कंपनी अपने फाइनल अकाउंट में क्या लेती है, ट्रेडिंग पीएल और पीएल अप्रो को जॉइंटली कंपनी कॉल इट पीएल अकाउंट। और इंटरेस्ट जैसा कि मैंने बताया पीएल में आता है, और डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड ऑन शेयर्स इज डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों सवाल ये आता है एप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या फर्क है? इसका एक जवाब ये आता है कि जो चार्ज ऑन प्रॉफिट है वो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो या ना हो, और जो डिविडेंड है शेयर्स होल्डर्स को वो तब देना है यदि सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल हो। अब बेसिकली बच्चों कुछ बेसिक बातें और जैसे जर्नल एंट्री है, कुछ चीजें देखिए मैं यहां पर क्लियर कर दूं। गुड्स खरीदना और बेचना, वो जो ट्रेडिंग अकाउंट है या ट्रेड करना, वो कंपनी और सोल प्रोप्राइटर सब में सेम होता है। सेल्स की एंट्री वही होगी, परचेजेस की वही होगी, खर्चे करे सेम एंट्रीज होंगी। सिर्फ जो बेसिक पॉइंट है वो है पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन और कुछ बैलेंस शीट का परफॉर्मा है कि हमें बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट करना है। अब इसके बाद बच्चों यहां पर कुछ और चीजें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बताया डिविडेंड ऑन शेयर्स इज डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब अगर जो बोलचाल की भाषा में हम देखें तो इस तरह से 3 मेन सोर्सेज आते हैं। वैसे तो सोर्सेज और भी हैं बच्चों, 3 मेन सोर्सेज आते हैं ऑफ फाइनेंस हैं। नंबर 1 डिवेंचर्स, एक्सटर्नल सोर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरनल सोर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ये भी इंटरनल सोर्स है। तो ये दोनों हमारे इंटरनल सोर्स हैं, ये मैंने अभी पीछे बताया, और ये डिवेंचर्स एक्सटर्नल सोर्स है। और बच्चों ये तीनों चीजें कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाएंगी। देखिए कैपिटल हो मालिकों से रिलेटेड या डिवेंचर्स हो, है तो लायबिलिटी कंपनी के लिए। ऑल 3 थिंग्स आर शोन टू द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। डिवेंचर्स आर लॉन्ग टर्म डेट्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स आर शेयर कैपिटल, प्रोप्राइटर्स फंड। एंड एक वर्ड आता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है? आप खुद ही बताइए, कंपनी के मालिक कौन होंगे? क्या लोन देने वाला मालिक होगा? आपका जवाब होगा नहीं सर, लोन देने वाला मालिक नहीं होगा, मालिक तो शेयर होल्डर्स ही होंगे। और मालिकों में भी जो स्पेशल मालिक है वो इक्विटी शेयर्स हैं, क्योंकि जो वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट जो है ये इक्विटी, इट लाइज विद इक्विटी शेयर्स, लाइज विद इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एक तरह से डिसीजन मेकिंग जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती है। तो जो वोटिंग राइट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोट्स के अकॉर्डिंगली ही डायरेक्टर्स का चुनाव होता है और अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंपनी के फ्यूचर को लेकर लिए जाते हैं। ये तो हो गया बच्चों थोड़ा सा कंपनी लॉ के बारे में। मतलब बेसिकली देखिए कंपनी अकाउंट्स लॉ से गवर्नड है, क्योंकि देयर इज अ सेपरेट इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। उसमें जो जो रूल्स रेगुलेशन आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, वो रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं कंपनी अकाउंट्स में। अब बच्चों कुछ बेसिक चीजें और हैं, जैसे मैं बहुत बेसिक एंट्री अभी आई वांट टू शेयर आपको। बेसिक एंट्रीज के रूल्स तो क्लियर ही होंगे। जैसे मैं एक 4th रूल को भी अप्लाई करता हूं। जैसे बच्चों में 4th रूल ऑफ जर्नल एंट्री क्या है, ये रूल मैं लगाता हूं रियल पर्सनल की जगह पर। वो रूल कंपनी में आपको लगाना पड़ सकता है और आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा, बेटर रहेगा। जैसे बच्चों 4th रूल है हमारा, असेट्स इंक्रीज्ड इज डेबिटेड। असेट यदि इंक्रीज्ड होती है तो क्या होता है? डेबिटेड होता है। असेट्स डिक्रीज्ड इज क्रेडिटेड। लायबिलिटी इंक्रीज्ड
is credited and liability decrease is debited. अब एक रफली एक आइडिया एक आप जहां पे बैलेंस शीट एक यदि इमेजिनरी ऐसी एक ड्रॉ कर लें ऑफ अ कंपनी, टी शेप में कर लें, तो ये हमारी लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। अब यदि मैं बच्चों आपको बोलूं कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू की, तो से आप क्या फील करते हैं? बैंक में इमेजिनरी 5 लाख रुपए बढ़ गए इन लैक्स से, तो बैंक बढ़ जाएगा। तो असेट साइड में क्या हुआ? बढ़ गया। और इधर हमारी शेयर कैपिटल आ जाएगी। सपोज ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये हमारी शेयर कैपिटल आ जाएगी 5 लाख की। तो साइमल्टेनियसली लायबिलिटी बढ़ गई। अब आप मुझे बताइए जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री बेटा ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बहुत बेसिक में जनरल एंट्री डिस्कस कर रहा हूं। I said now I'm just talking about the basic thing for a joint stock company कि बेसिक जो चीज है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए क्या होती है। तो यहां पर बच्चों कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू की है 5 lakhs में, मैंने लिख दिया। तो बैंक टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल रूल क्या लगा? A+ डेबिट एंड L+ क्रेडिट। ये बहुत बेसिक एंट्री हो गई। मतलब ये हुआ जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर कैपिटल लाता था, तो जो हम सबसे पहली एंट्री 11th में पढ़ा करते थे क्या होती थी? कैपिटल ब्रॉट इन। तो क्या एंट्री होती थी? कैश टू कैपिटल। यहां पर बच्चों कैश की जगह बैंक हो गया और कैपिटल की जगह इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। चीज तो वही है। अब आप ये तो नहीं कह सकते नहीं सर अब हमें ये भी नहीं आता कि सर कैपिटल की क्या एंट्री होती थी। तो ऑफकोर्स आप भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आप बेसिक्स जो एक सोल प्रोप्राइटर के बेसिक आप पहले पढ़ चुके हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिक्स फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अकाउंटिंग ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आप ये तो डिनाई कर ही नहीं सकते कि सर अब हमें जनरल एंट्री नहीं आती, फिर तो बिल्कुल स्क्रैच पे जाना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बच्चों एक ऐसी स्टेज है जो ये मानकर पढ़ाई आती है कि आपको बेसिक जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस और एक सोल प्रोप्राइटर का ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना आता है, फाइनल अकाउंट आता है, जो क्लास 11th के बेसिक्स हुआ करते हैं। तभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिखाई जाती है। और जनरली यदि आपने नोटिस किया हो, जनरली कंट्री में चाहे कोई भी कोर्सेज हो, ज्यादातर बच्चों सीबीएसई हो या आईएससी हो या कुछ भी हो, वो जनरली जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं वो क्लास 12th में पढ़ाते हैं। तो वो आप ग्रांटेड ले लीजिए, वो मान के चलते हैं कि आप सोल प्रोप्राइटर की बेसिक एंट्रीज और फाइनल अकाउंट ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये चीज मैं भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यदि ये बेसिक्स आप मुझसे सीखना चाह रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, तो आप जरूर सीखें। आई एम हैप्पी टू टीच यू, बट इतना मुझे एश्योर्ड कर दे कि रियली सर वी एश्योर यू कि हम क्लास 11th का बेसिक जानते हैं। नहीं तो फिर नहीं जानते हैं तो फिर पहले वो सीख लीजिए, बेटर यही रहेगा, तभी ये सीखने का फायदा है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद अगला जो स्टेप आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर मैं फिर वापस इधर ही जाऊं बच्चों, तो ये बैंक अगेन बढ़ जाएगा, मान लीजिए +3, और यहां लायबिलिटी साइड में क्या बढ़ जाएंगे? डिबेंचर्स +3। तो क्या एंट्री बनी? इशू ऑफ डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर। अब आप कहेंगे सर ये 13% क्या? मैं अभी बताऊंगा। ये बच्चों एंट्री बनी, तो रूल क्या लगा? A+ और डिबेंचर इज लायबिलिटी प्लस। तो A+ में 3 lakhs, लायबिलिटी प्लस में 3 lakh, तो ये हमारा रूल हो गया। नहीं तो आप वो लगा लीजिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, तो भी ये रूल लगेगा। डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, तो अगर आप पर्सनल और रियल के रूल लगाएंगे एंट्री तो भी यही आएगी। अब इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कैपिटल है, एंड आई एम टीचिंग यू जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये आ जाएगी बच्चों एंट्री। सपोज ये 2 लाख है, इमेजिनरी एक अमाउंट है, मैं तो बेसिक सिखा रहा हूं आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये 12% क्या है, अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा। डिवेंचर्स के साथ भी मैंने परसेंटेज लिखा और प्रेफरेंस शेयर्स के साथ भी परसेंटेज लिखा। दिस एस्पेक्ट आई शैल जस्ट क्लियर। फिलहाल बच्चों आप बेसिक एंट्रीज देखिए, अगेन वही रूल है A+ और L+। रूल तो वही लग रहा है। अब और फिर बैलेंस शीट में कैसा रिफ्लेक्शन आएगा? शेयर कैपिटल में इक्विटी लिखा था पहले, इसके ऊपर लिख दीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
या 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल 2 लाख, 13% डिवेंचर्स 3 लाख, और इधर बैंक में फिर बढ़ गया 2 लाख और। तो आप ये देखिए ना बच्चों, एक तरफ असेट बढ़ रही है तो डेबिट हो रही है, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है, और ये रूल हमारी जान है सर, ये रूल है। असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, इसको मैं शॉर्ट में बोल देता हूं ए प्लस डेबिट, और असेट डिक्रीज होती है तो मैं क्रेडिट बोलता हूं ए माइनस क्रेडिट, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो बच्चों मैं एल प्लस से डिनोट करता हूं क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो आई जस्ट ट्रीट इट एल माइनस डेबिट। समझ रहे हैं आप? ये बच्चों हमारा फोर्थ रूल है और जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। नॉमिनल अकाउंट का रूल वही है जो रूल होता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। देखिए बच्चों, मैं बेसिक रूल नहीं भूलने दूंगा आपको, बेसिक रूल लगाए बगैर मैं एंट्री कर भी नहीं पाता हूं। और रियल पर्सनल नॉमिनल की पहचान होना ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इधर से हमारा फोर्थ रूल जो है एसेट और लायबिलिटीज वाला जो रूल है। अब आगे देखिए बच्चों, ये तो मैंने अभी आपको 3 तरह के सोर्सेज को इश्यू करने की बेसिक एंट्री बताई। अब जैसे मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, आप ऐसी एक जनरल एंट्री मुझे बताया। मैंने कहा ना, अभी आप कहेंगे सर कौन सा टॉपिक हो रहा है, तो मैं यही बोलूंगा बेटा कि अभी कोई टॉपिक नहीं है, बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो रहा है, ताकि तुम्हें एक बेसिक अपने को चेक कर लें कि हम जनरल एंट्री में रूल लगा पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं या नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड, अब बताइए क्या एंट्री होगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक। अब बच्चे रूल क्या लगेगा, देखिए N1 में बोलता हूं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस डेबिट, नॉमिनल 1 लाइन पहली लाइन, तो मैं इसको N1 बोल देता हूं शॉर्ट में, नहीं तो रूल तो वही है ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। और बैंक इज A माइनस, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कंपनी का जब कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी, तो क्या होगा, इंटरेस्ट इज डेबिटेड एज एन एक्सपेंडिचर, बैंक बैलेंस विल कम डाउन, सो राइट द। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे डिवेंचर्स थे 13% 3 लाख के, तो 3 लाख का स्टूडेंट 13% जो हो गया, 3 lakhs into 13% is 39,000. So I'm just writing in lakhs, so I shall just write 0.39 because I'm writing the figure in lakhs. 39,000. Interest on debentures to bank. अब आता है इसी में आगे इंटरेस्ट। नॉर्मली अगर आपको याद हो क्लास 11th में भी ये सिखाया जाता है कि ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। नॉमिनल अकाउंट जितने भी हमारे हैं वो कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये ईयर के एंड में बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पीएल में चला जाएगा, बिकॉज द रूल इज ऑल नॉमिनल अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंस are transferred to the debit side of PL account. It is termed as closing entry. It is termed as what? Closing entry. मैं आपको बताता हूं, आप कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं आप। देखो बेटा, अगर आप याद करो क्लास 11th में एक एंट्री हम करते थे डेबिट टू मशीन, पीएल टू डेप, याद आ रहा होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और फिर एक एंट्री करते थे पीएल टू डेप। ऐसे बच्चों आप जब पीएल बनाते हो, अब एक मैं और इसी को और एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज बेटा आपने यदि पीएल बनाया, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और यहां लिखा टू सैलरी, तो पीएल अकाउंट क्या है, पीएल अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्या है, क्या एंट्री क्या बनी, पीएल टू सैलरी। फिर एंट्री अभी मैंने बोला पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, तो एंट्री क्या बनी, पीएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट। फिर आप यहां लिखते हो टू डेप्रिसिएशन, तो एंट्री क्या बनती है, पीएल टू डेप। तो आप मुझे खुद ही बताइए ऑल नॉमिनल अकाउंट्स कहां पर ट्रांसफर होते हैं, टेल मी। तो आप यही बोलेंगे सर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड, यदि वो खर्चे या लॉसेज हैं तो डेबिट में, और यदि वो इनकम या गेन्स हैं तो किधर, क्रेडिट। मान लीजिए यहां पे आप लिख रहे हैं बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो क्या एंट्री बनी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू पीएल, क्योंकि पीएल क्रेडिट हो रहा है और पीएल इज ऑल्सो अ लेजर।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? ये भी एक लेजर है। तो यदि आप पीएल के क्रेडिट में कुछ लिख रहे हैं तो वो पीएल क्रेडिट हो रहा है, और यदि आप पीएल के डेबिट में कुछ लिख रहे हैं तो पीएल डेबिट हो रहा है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो यह बात आप ध्यान रखिए। और इसी के बाद यदि मैं इसके नीचे क्या बनाऊं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, यदि मैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं तो यहां पर आएगा टू प्रेफरेंस डिविडेंड, टू प्रेफरेंस डिविडेंड, टू इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी पीएल। वैसे बच्चों एक नया शेड्यूल 6 जो रिवाइज्ड आया है, शेड्यूल 6, उसमें उन्होंने इसका टी शेप हटा दिया और इसको स्टेटमेंट फॉर्म ले लिया, लेकिन वो प्रेजेंटेशन चेंज किया, लॉजिक अभी भी वही है। उन्होंने पीएल की टी शेप को मतलब लेजर फॉर्म में हटाकर रिवाइज परफॉर्मा में बना दिया। वो मैं अभी अगले स्टेज में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम इसको इसी शेप में अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन चेंज करना है बस। तो ये बच्चों आप देखिए, पीएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ये सारी चीजें पीएल में आती हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इनको बेटा हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसे। और यहां पर आता है हमारा बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, ये जो ऊपर हमको पीएल से यहां प्रॉफिट मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीज आपने सोल प्रोप्राइटर में नहीं देखी थी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये बच्चों जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, मतलब कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी पे लगने वाला इनकम टैक्स। कंपनी के लिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वन ऑफ द बिजनेस एक्सपेंडिचर है, और इसको पीएल के डेबिट में लिखना है। और जो प्रॉफिट है इसके बाद जो आता है कॉर्पोरेट में, मतलब जो कंपनी का जो प्रॉफिट निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक बात और सोचिए, जब आप पीएल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता था, ट्रेडिंग से। वो यहां भी ट्रेडिंग से ही आएगा, भले उसका नाम पीएल हो, लेकिन है यहां पे ट्रेडिंग बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और यहां पर जो प्रॉफिट आता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग सोल प्रोप्राइटर में उस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ा करते थे। मगर यहां पर अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नेट प्रॉफिट अभी सीधा कैपिटल में नहीं जुड़ेगा। इसके बाद क्या बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कहां से निकलेगा, पीएल से निकलेगा, वो नीचे आ जाएगा। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर से नीचे ला सकते हैं, तो इसी प्रकार नेट प्रॉफिट को पीएल के बाद क्या लेके जाइए, पीएल एप्रो में। और जो नेट प्रॉफिट आप पीएल में निकालेंगे उसको हम लोग बेटा बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वो नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एक बेसिक आइडिया है, जरा सा एक जनरल आइडिया। मान लो बच्चों ये मेरा पीएल अकाउंट है, यहां मैंने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, और यहां मैंने लिखा डेप्रिसिएशन, अब मैं लैक्स में नहीं लिख रहा हूं, थाउजेंड्स में लिख रहा हूं, 40,000। और एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी वगैरह, सपोज बच्चों ये 30,000 आ गया। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये मान लीजिए 50,000 आ गया। अब आप एक रफली देखिए फिगर, 40, 30, 70 एंड 50, ये हो गया बच्चों 1,20,000, और क्रेडिट में 2 लाख है। तो अब मेरा व्हाट इज माई, अगर जो मैं बोलूं क्रेडिट माइनस डेबिट करो, तो टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट कमिंग। आप खुद ही निकाल सकते हैं कि सर 2 लाख क्रेडिट है और 40, 30 और 50 डेबिट है। तो 2 लाख में से 40, 30 और 50 माइनस कर दो, 40, 30, 50, 120, तो 80 आ रहा है। इसको बच्चों बोला गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फॉर अ वाइल अगर मैं बोलूं 40% इनकम टैक्स है, तो आप एक मिनट रफली आप देख लें कि ये कैसे आ रहा है। 2 लाख क्रेडिट था, तो माइनस 120 डेबिट था, तो 80,000 बचा। ये आ गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप कहेंगे ये हो क्या रहा है, मैं आपको बताता रहा हूं, मैं बना रहा हूं पीएल अकाउंट ऑफ अ कंपनी। हम ड्रॉइंग पीएल अकाउंट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये मैं बना रहा हूं 2 लाख। इसमें से 40 माइनस कर दो, फिर 30 माइनस कर दो, फिर 50 माइनस कर दो, 120 माइनस कर दो, 80,000 बचा। अगर जो बोला जाता है क्वेश्चन में कि क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स 40% है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितने परसेंट है, 40, तो किसका निकालेंगे, अभी जो मैंने बताया 1,20,000 का 40% निकालेंगे, कितना आ गया 48,000। और ये यहां पर आएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्स।
48,000 और फिर आएगा बच्चों टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72,000। ये हमारा पीएल बनेगा। अब आप कहेंगे इस एग्जाम्पल से क्या आप कन्वे करना चाह रहे हैं, तो बच्चों मैं इस एग्जाम्पल से ये कन्वे करना चाह रहा हूं बेसिक्स में कि कंपनी के लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज वन ऑफ द एक्सपेंडिचर विच इज डेबिटेड इन पीएल अकाउंट व्हाट वी हैव नॉट सीन अर्लियर इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। तो ये चीज हमारे लिए एक नई बात है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर भी पहले नहीं देखे हमने, तो डिबेंचर इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज डेबिटेड इन पीएल। और फिर बच्चों इनकम टैक्स के लिए प्रोविजन जो बना ये भी एक तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और फिर ये लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि वो डुअल एस्पेक्ट है और डबल एंट्री सिस्टम है। इसी प्रकार हमारा जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इससे हमारा क्या शुरू होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होगा। यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ब्रॉट डाउन। कितना है बच्चों ये, अभी मैंने जो इमेजिनरी किया 72,000 और यहां पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप कहेंगे ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल एप्रो, ये जो पिछली बार का होगा। अब आप कहेंगे ये कहां से आया, मैं अभी बताऊंगा। जब आपको यहां अब देखिए 72 में से यदि आपने डिविडेंड बांट दिया, सपोज आपने डिविडेंड 30 बांट दिया, डिविडेंड बांट दिया शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ये तो आप मानते हैं। अब डिविडेंड का मतलब क्या है, डिविडेंड जैसे डिवेंचर होल्डर्स, देखिए बच्चों ये बिजनेस वर्ल्ड है, कोई भी बंदा आपको पैसा उधार क्यों दे रहा है, व्हाई डिवेंचर होल्डर्स लेंड यू मनी, बिकॉज दे वांट इंटरेस्ट। व्हाई डिड शेयर होल्डर लेंड यू मनी, लेट देम बी प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर तो भी वो क्या डिमांड करेंगे, डिविडेंड। मान लीजिए डिविडेंड 30 आ गया, तो अब 72 में से आप फॉर अ व्हाइल 30 घटा दो, क्या बचा 42। तो ये 42 आपका बैलेंस हो गया ना, बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये 42 यदि बैलेंस होगा इस बार का क्लोजिंग, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में। तो नेक्स्ट ईयर यही 42 ओपनिंग होएगा ना, तो ये 42 यहां पे आएगा ना नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में नेट प्रॉफिट कैपिटल में नहीं जुड़ता। वो दिन भूल जाइए आप जो आप सोल प्रोप्राइटर में करते थे, जी कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। देखिए सर, ना तो ड्रॉइंग्स होंगी ना नेट प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ेगा। तो यही तो चीजें, बेसिक लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको यह समझ में आ जाए कि हाँ सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कुछ चीजें अलग होती हैं, और वो आपको इस बेसिक लेक्चर से हमें समझ आ रहा है। अब आप देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप एक बात मुझे बताइए, डिविडेंड दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पीएल में आता है, डिविडेंड ऑन शेयर्स ये किस में आएगा, पीएल एप्रो में आएगा, और जो बचा हुआ पीएल है ये जाएगा बैलेंस शीट में क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, और ये नेक्स्ट ईयर यहां ओपनिंग बैलेंस आएगा इधर। अब मान लीजिए यदि हमारा जैसे ये 42 नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा इस बार का क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। इसी प्रकार जहां ये मैंने 72 लिखा, इससे ऊपर आपको पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनती है पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद, और वो जो बैलेंस शीट बनती है उसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि वो बैलेंस शीट में हमारे हेडिंग्स हैं, जैसे शेयर कैपिटल, और फिर एक हेडिंग है रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहां पे आता है पीएल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, जो पीएल एप्रो का क्रेडिट बैलेंस है। सपोज अभी वाले क्वेश्चन में 42 आया, ऐसे इमेजिनरी, क्योंकि 72 था, ओपनिंग बैलेंस मैंने अभी कोई नहीं लिखा, 72 में से मैंने 30 का डिविडेंड दिया तो 42 मैंने यहां लिख दिया। और फिर यहीं पे और चीजें आती हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व जो हम कंटिजेंसीज के लिए बनाते हैं। शेयर कैपिटल में बच्चों हमारी दो शेयर कैपिटल आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कौन सी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, इसमें हमारे क्रेडिट बैलेंसेस और रिजर्व्स आते हैं। और फिर बच्चों जैसे यहां पर आता है सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन। अब इनको जॉइंटली अभी रिसेंटली बोला गया है लॉन्ग टर्म डेट्स, तो यहां पर डिवेंचर्स आ जाएंगे हमारे सिक्योर्ड लोन्स में। देखिए बैलेंस शीट वही है। अब देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो डिवेंचर्स और शेयर कैपिटल आ गई। सोल प्रोप्राइटर होता तो कैपिटल होती, बैंक लोन होता, बैंक लोन की जगह क्या आ गया, डिवेंचर्स। और जो खाली कैपिटल होती थी प्रोप्राइटर की, उसकी जगह क्या आ गई, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल भी दो तरह की हो गई। और फिर जो हमारी पहले करंट लायबिलिटी होती थी वो अभी भी है,
करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में अब क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो अभी बनाया था आपने, ये हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। और इधर बच्चों जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, असेट साइड में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो असेट साइड होती है वहां पर हमारा मेन हेडिंग होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिर एक हेडिंग आता है इन्वेस्टमेंट। ये जो भी एक नया परफॉर्मा मैं डिस्कस बाद में करूंगा उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट को हेडिंग को हटा दिया है। करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन यदि है, और फिर एक लास्ट में एक हेडिंग आता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इसमें वही सब आता है बच्चों, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन एटसेट्रा। इसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को एक और नाम से कॉल करते हैं फिक्टिशियस असेट्स। और यदि पीएल का डेबिट बैलेंस है तो वो बच्चों यहीं पे आ जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नीचे अलग हेडिंग से पीएल का डेबिट बैलेंस। और नए वाले जो परफॉर्मा, एक नया परफॉर्मा आया है, उन्होंने उसको रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस दिखाने के लिए बोला है। अभी वो नया परफॉर्मा मैंने कहा अभी आप डिस्कस करें तो पीएल का डेबिट बैलेंस भी फिक्टिशियस एसेट्स है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी फिक्टिशियस एसेट्स है। और इसके ऊपर करंट एसेट्स में आ गया हमारा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश। अब आप कहेंगे सर ये इतनी तेजी से आप बता रहे हैं ये हो क्या रहा है? देखो बच्चों बेसिकली जो पॉइंट है वो क्या है, बैलेंस शीट वैसी बन रही है, ट्रेडिंग वैसी बन रहा है, पीएल वैसी बन रहा है। एक तो पीएल अप्रो एक नई चीज है, बैलेंस शीट में चीजें वही हैं, थोड़े बहुत नाम बदल गए हैं और हेडिंग वाइज हैं। बस पहले आपको क्या था, देखिए यदि आप याद उठा के बैलेंस शीट देखिए, क्लास 11th में भी जो सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट में ये हेडिंग यूज हुए थे, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, पहले भी ये नाम सुने आपने। ये वही होता है करंट एसेट जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, क्विकली कन्वर्टेबल हो। एक वर्ड आपने कॉमर्स में सुना होगा वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये बात तो आप जानते हैं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में करंट एसेट्स क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, ये सब करंट एसेट्स के हेडिंग है। और किसी को एडवांस दे रखा है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है शॉर्ट टर्म के लिए, तो विद इन 12 मंथ्स जो किसमें कन्वर्ट हो जाएं, विद इन 12 मंथ जो किसमें कन्वर्ट हो जाएं, कैश में। और इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों, जैसे इन्वेस्टमेंट है इन रियल एस्टेट, आपने कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीद ली, बस पैसा लगा दिया ताकि एप्रिसिएशन हो जाए, वो इन्वेस्टमेंट है। और अब फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है, लैंड, बिल्डिंग, ये सब आफ्टर डेप्लेन है, प्लांट, मशीनरी, फिक्चर्स, फिटिंग, मोटर व्हीकल, ये सब किस में आएगा, फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। और एक चीज और, फिक्स्ड एसेट्स में गुडविल भी आता है, इसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। कुछ लोग यहां पर गलत बोलते हैं सर फिक्टिशियस एसेट्स है गुडविल, बिल्कुल नहीं है बच्चों, गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल जो है वो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, गुडविल को आपने फिक्स्ड एसेट्स में लेना है। गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, ये भी फिक्स्ड एसेट्स है, गुडविल इनटेंजिबल है। तो बस फर्क यह है कि जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो हेडिंग वाइज लिखेंगे। अब मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अब इसमें एक वर्ड और आता है बच्चों, बीच में मुझे याद आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये वर्ड हमने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं पढ़ा है, ये क्या है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। यहां देखिए बच्चों, ऐसे एक वर्ड बोला जाता है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट प्रीमियम। अब मान लीजिए 10 लाख की कैपिटल है और प्रीमियम ऑन इशू है 1 लाख। प्रीमियम ऑन इशू कितना है, 1 लाख है। तो अब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैंक में बेटा आ जाएगा 11 लाख, इक्विटी कैपिटल में आएगा 10 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यदि मैं बोलूं रूल लगाइए, बैंक हो गया ए प्लस, असेट बढ़ गई, असेट जब बढ़ती है डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगा लो, ए प्लस डेबिट होता है, तो 11 लाख। इक्विटी कैपिटल इज एल प्लस, लायबिलिटी बढ़ गई। और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या रूल लगता है बेटा, इसके लिए एक रूल लगेगा
कैपिटल प्रॉफिट है ये। क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। अब आप कहेंगे सर ये प्रॉफिट है, N2 लगाओ। नहीं, N2 लगाऊंगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो बेटा आप ये बोलोगे सर ऑल इनकम्स को पीएल में क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को पीएल के क्रेडिट में लेके जाओ। जबकि कंपनी अकाउंट्स ये रिकमेंड करता है सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा बैलेंस शीट में, अंडर विच हेडिंग? ये जाएगा बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस में, लायबिलिटी साइड में। यहां पर आएगा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसका मतलब ये जब पीएल के क्रेडिट में नहीं जा रहा तो ये है तो प्रॉफिट, तो इसलिए इसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। अब आपके मन में एक बात आएगी सर ये कैपिटल प्रॉफिट क्या है? आप ये देखिए बच्चों, एक कंपनी है ये शेयर कैपिटल इशू करना चाहती है और हर बंदा जो है वो इसका शेयर होल्डर बनना चाहता है, काफी डिमांड है इसके शेयर्स की, तो लोग इसके शेयर 10 रुपए का शेयर 11 में लेने को तैयार है। अब आप कहेंगे 10 का शेयर 11 में लेने को क्यों तैयार है? क्योंकि ये शेयर इतना बढ़िया है कि 10 का लेकर ज्यादा रिटर्न देगा। जितना मान लीजिए 10 रुपए का शेयर जितनी कमाई देगा ये उससे ज्यादा रिटर्न देगा। तो जो चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है लोग उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, प्रीमियम देने को तैयार हो जाते हैं। मैं कई बार बच्चों ऐसे बेसिकली जब मैं प्रीमियम समझाता हूं, एक आपने देखा होगा मार्केट में पेंसिल सेल ऑर्डिनरी होता है और एक ड्यूरासेल होता है। आप ड्यूरासेल महंगा क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपको लगता है उसकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी और चलने का ड्यूरेशन ज्यादा है, तो आप महंगी चीज क्यों लेते हो? क्योंकि आपको वो प्रभावशाली लगती है। तो जब आप शेयर खरीद रहे हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ड्यूरासेल वाला लॉजिक लो। आपको लगता है कि ये ज्यादा कमाई देगा, जितना हम लगा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा, तो आप उसको महंगे में भी लेने को तैयार हो जाते हो। अरे नहीं यार, ले यार 10 का शेयर है 11 में ले लूंगा, 12 में ले लूंगा। तो वो जो आप कंपनी को एक्स्ट्रा दे रहे हो और कंपनी कह के ले रही है और लीगल है ये, और कंपनी बोलती है कि देखो भाई यदि कंपनी वाइंड अप होगी तो हम आपको 10 ही लौटाने का प्रॉमिस करेंगे। आप बोलते हो कोई बात नहीं, मैं लेने को तैयार हूं। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप कंपनी को दे रहे हो, इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इसी प्रकार कोई कंपनी जो न्यूली स्टैब्लिश्ड है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई कंपनी का शेयर 9 लाख का बैंक को जैसे एक एंट्री हो जाए, इश्यू ऑफ 10 लाख शेयर, रुपीज 10 लाख शेयर्स फॉर 9 lakhs, for 9 lakhs, issue of 10 lakh shares for rupees 9 lakhs, issued at discount। अब आप कहेंगे सर इसकी क्या एंट्री होगी? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 9 lakhs, डिस्काउंट ऑन शेयर्स डेबिट 1 lakh, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs। अब रूल क्या लगा बच्चों? A प्लस बैंक बढ़ गया, ये कैपिटल लॉस है और ये L प्लस है। यदि मैं इसको बैलेंस शीट में शो करूं बच्चों तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। करंट एसेट्स में यदि मैं इसको बैलेंस शीट में शो करूं तो ये करंट एसेट्स में आता है बैंक 9, नीचे जो मैंने अभी एक हेडिंग सिखाया था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, यहां पे आता है 1 लाख डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, और बेटा इधर ही आएगा कैपिटल में, शेयर कैपिटल हेडिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs। अब सवाल ये आता है ऐसा क्यों होता है? ये भी इसका रीजन सुन लीजिए। एक कंपनी है और ऑलरेडी चल रही है मगर उसको और पैसे की जरूरत है, मगर अभी प्रॉफिट में नहीं चल रही है, लॉस में चल रही है। उसको लोग पैसा देने में हेजिटेट करे कि नहीं यार ये लॉस मेकिंग कंपनी है, या इस कंपनी को चलाने वाला जो मैनेजमेंट है ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। तो ऐसा वाला मैनेजमेंट यदि इन्वेस्टर को लुभाएगा तो क्या कह के लुभाएगा, अट्रैक्ट करेगा कि देखो प्लीज मुझे 9 दे दो और मैं तुम्हें 10 वापस करूंगा, और मैं तुम्हें डिविडेंड भी 10 पे दूंगा, और तुम्हें वो 1 देना नहीं है मगर लेना है लेटर ऑन। तो एक बार को कोई ना कोई इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस होकर पैसा दे देगा, और वो हम कंपनी ये लीगली अलाउड है। एग्जिस्टिंग कंपनी यदि है और सर्टेन रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। तो ये बच्चों यहां पर कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिया, ये हो गया उसका उल्टा, प्रीमियम का ऑपोजिट हो गया। प्रीमियम पे शेयर इशू करेगी तो प्रीमियम क्रेडिट होगा, तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस में।
प्रोप्राइटर फंड में, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। और यदि कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पे इशू किए तो डिस्काउंट किधर आएगी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आएगी, 1 लाख, जैसे यहां लिख दिया मैंने लैक्स में, और ये इक्विटी कैपिटल 10 लाख इधर आ गई। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। कंपनी कैन इशू शेयर्स और डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, और इट कैन इशू शेयर्स और डिवेंचर्स एट प्रीमियम, और इट कैन इशू शेयर्स और डिवेंचर्स एट पार। अब आप कहेंगे सर ये एट पार क्या है? 10 का शेयर, a share of 10 issued for 10 bank to equity capital 10, तो इसमें ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम, इसको बोलते हैं इशूड एट पार। एक होता है इशूड एट प्रीमियम, 10 का 11 में इमेजिनरी, बैंक डेबिट 11 टू इक्विटी कैपिटल 10 टू प्रीमियम 1। प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट, इट इज क्रेडिटेड बिकॉज इट हैज गॉट अ क्रेडिट बैलेंस, इट विल गो टू द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड सपोज इफ यू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, what is the entry? Bank account debit, discount account debit to equity share capital or to debentures, whatever the source you are issuing, then discount is debited, it is shown under the heading miscellaneous expenditure. Then now the question arises, sir इसका क्या होगा आगे? तो इसके लिए बोला जाता है बच्चों, gradually discount is written off in future because it is a capital loss। तो capital loss है और ये fictitious asset है, कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये हल्के हल्के कंपनी इसको गायब करती है, राइट ऑफ करती है पीएल में। और जब हम इसको कभी राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट को ग्रेजुअली, जैसे कि मैंने एक थ्योरी में एक बात लिख रहा हूं बेसिक्स में, डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिवेंचर इज अ कैपिटल लॉस एंड ग्रेजुअली रिटन ऑफ। What is the entry do we make at the end of the year? PL debit to discount on shares. PL debit to discount. तो gradually पार्ट में, सपोज डिस्काउंट 1 लाख है तो यू विल ट्रांसफर अभी 20,000 या 10,000 एवरी ईयर। इट विल टेक 5 years टू गेट फुली एग्जॉस्टेड। ये बच्चों है इस तरह से डिस्काउंट के बारे में है। तो अगर हम कुल मिला के देखें कंपनी अकाउंट्स में, एक तो यही हो गया बच्चों, पीएल बनेगा, ट्रेडिंग पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। एक तो ये बात डिफरेंट हो गई। फिर कंपनी का जो हम लोग बोलते थे जी कैपिटल ब्रॉट इन बाय एक्स, अब नहीं चलेगा, अब आएगा एक्स की जगह एक्स लिमिटेड मान लो, शेयर्स इशूड बाय एक्स लिमिटेड एंड मनी गॉट फ्रॉम पब्लिक, एंट्री विल बी बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इफ यू वांट टू बोरो लोन then bank to debentures, or if you want to literally borrow loan from bank then bank to bank loan। and normally कंपनी वही ट्रेडिंग पीएल एप्रो बनाएगी, तो ट्रेडिंग पीएल और पीएल एप्रो को जॉइंटली यहां पर बोला गया पीएल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट इज बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में बच्चों एक वर्ड जो मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोपराइटर्स फंड। प्रोपराइटर्स फंड क्या है? ये हो गए शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये प्रोप्राइटर फंड बोला गया। और अभी जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन आ रही है उसमें यही है कि रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, ये सब आएगा, और यदि पीएल का डेबिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा। वैसे बच्चों प्रोप्राइटर फंड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसमें फिक्टिशियस एसेट्स भी माइनस होती है। यदि हम आगे जाके रेशियो में पढ़ेंगे तो रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग है, लेकिन फाइनल अकाउंट में जो उन्होंने प्रोप्राइटर फंड बोला है वो यही बोला है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी जोड़ेंगे। और पीएल का डेबिट बैलेंस यदि है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होगा, और पीएल का डेबिट बैलेंस है तो क्या होगा, माइनस। फिलहाल मैंने आपको जो परफॉर्मा बताया उस पर मैंने यही लिखा है अभी की, वो मैंने असेट साइड में लिखा बिकॉज उसका डेबिट बैलेंस है। मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, पीएल का डेबिट बैलेंस है। देखिए सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस। बच्चों यहां अलर्ट हो जाओ, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट नहीं होगा, माइनस नेट लॉस नहीं होगा, ड्रॉइंग्स होते नहीं है कंपनी में। तो प्लीज ये डिस्टिंग्विश्ड चीज है, इसीलिए मैं ये बेसिक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं कि आप ये बातें बार बार सुनकर अपने माइंड में बिठा लें कि ड्रॉइंग्स नहीं होंगे, नेट लॉस कैपिटल में से घटेगा नहीं, प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ेगा नहीं, और डिवेंचर इंटरेस्ट होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स एक नई चीज है, मैनेजीरियल रेम्युनरेशन इसमें एक नई चीज है,
क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के केस में अलग होता था, वो खुद ही प्रॉफिट ले जा लेता था। यहां पर आप कंपनी के लिए बोला जाता है थ्योरेटिकली कि कंपनी, वो जो कंपनी काम करती है बेसिकली वो जनता के पैसे पे करती है। तो यहां पर एक वर्ड बोला जाता है, देयर इज अ डिवोर्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। ये बात क्यों बोली जाती है कि एक कंपनी को चलाने वाला कौन है? कंपनी को चलाने वाले तो है मैनेजमेंट, जो हम लोग, जो मैनेजमेंट हम हायर करते हैं, जो MBAs एंड IIMs एंड ऑल, जो लोग हम लोग लेते हैं कि भाई बढ़िया MBA को ले लो, कंपनी चला देगा। और पैसा किसका लगा होता है? शेयर होल्डर्स का लगा होता है। अब रिलायंस, मान लीजिए आप मुकेश अंबानी की कंपनी ले लो, 80% पैसा मुकेश अंबानी का लगा है, प्रमोटर स्टेक है, लेकिन चलाते कौन है? MBA चलाते हैं मुकेश अंबानी जी, या उनकी जो पर्सनल डिपार्टमेंट की टीम है, बड़े बड़े IIM से बंदे ले लेते हैं कि तुम चलाओ। मुकेश अंबानी बैठ के कोई चला रहे हैं अपना बिजनेस, वो तो पैसा लगा रहे हैं, रिस्क टेकर है मेन। और कुछ और शेयर होल्डर्स है जिनका पैसा लगा हुआ है, हजारों शेयर होल्डर्स है, लेकिन चलाने वाले तो फ्यू लोग होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप डिफरेंट है। मैनेजमेंट को हम पैसा देके कंपनी का काम करवाते हैं, लेकिन पैसा शेयर होल्डर्स का होता है। इसलिए ये ढांचा थ्योरेटिकली ये लॉ है, और आपको लॉ के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी है, और ये बातें माइंड में भी रखनी है जब आप अकाउंटिंग करोगे। चाहे वो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल टॉपिक हो, चाहे वो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो, या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो। अपनी मर्जी नहीं चलेगी कि जी बिल्कुल मम्मी पापा का राज है, जब चाह पैसा ले लिया, जब चाह वापस कर दिया। सर जी, कंपनी लॉ के प्रोविजन लगेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, आपको सेक्शन 80 लगाना पड़ेगा। डिवेंचर्स को रिडीम करना है, पहले सिंकिंग फंड बनाना पड़ेगा। कंपनी अकाउंटिंग इज गवर्न्ड बाय कंपनी लॉ, दैट इज व्हाई इट हैज गॉट सम टीडियस एस्पेक्ट। कुछ कॉम्प्लिकेटेड, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, बट बिकॉज वी हैव टू डू अकाउंटिंग कंसिडरिंग द रूल्स। अब जैसे कॉल्स इन अरियर है, फॉर एग्जांपल इसमें एक वर्ड आता है कॉल्स इन अरियर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, सिंकिंग फंड। अब आप कहेंगे ये क्या क्या टर्म्स हैं? कॉल्स इन अरियर है, आपने पैसा मांग लिया मगर लोगों ने दिया नहीं, तो आपको ये कैपिटल में से माइनस करना होगा, क्योंकि ये वो कैपिटल है जो क्रेडिट तो हो गई मगर अभी बैंक नहीं आया। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं, जब हम कैपिटल शो करते हैं, यहां पर ये देखिए जो मैंने बैलेंस शीट बनाई, यहां पर जो मैंने अभी आपको शो किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 लाख, 50 लाख, और कॉल्स इन अरियर है 2, तो बाहर 48 आएगा कॉल्स इन अरियर, ये घटा के लिखेंगे। अब एक और वर्ड आता है व्हाट इज शेयर फॉर फ्यूचर। यदि शेयर होल्डर्स ने, मान लीजिए आपने उससे 10 रुपीज लेने हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू क्या होती है? आप 100 रुपए का नोट देखेंगे तो क्या लिखा होता है उसके फेस पे? बापू की फोटो के साथ क्या होता है साथ में? 100 लिखा होता है। 500 का नोट देखेंगे तो 500 लिखा होता है। 1000 का नोट देखेंगे, गांधी जी को तो सब जगह विराजमान है, लेकिन उसके साथ वो तो उनको नेशन ने रेस्पेक्ट दी है, तो हर नोट में उनकी फोटो है, ताकि हम उन्हें कभी ना भूलें, जिनकी वजह से ये आजादी मिली। लेकिन 1000 है तो फेस वैल्यू 1000 है, और 100 है तो फेस वैल्यू 100 है, और 500 है तो फेस वैल्यू 500 है। तो ऐसी शेयर की फेस वैल्यू होती है। आपने 10 का शेयर इशू किया, उस पर प्रिंट होता है 10 ईच, और उसमें 9 शेयर होल्डर ने दे दिए तो 9 पेड अप हो गए। एक नहीं दिया तो 10 - 1 9 पेड अप हो जाएगा, 1 कॉल्स इन अरियर आ जाएगा। ये अकाउंटिंग एंट्रीज में भी रिफ्लेक्ट करेगा। और फिर यदि मान लीजिए उसने 9 दे दिया, आपने 1 रुपया और मांगा, उसने नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया, आपने पूरी अपॉर्चुनिटी दी, अब आप उसके 9 भी फॉरफिट कर लेंगे, तो वो जो 9 है फॉर फ्यूचर में चला जाएगा, शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाएगी, और अब वही शेयर कैपिटल हम किसी और को इश्यू करेंगे, और 9 हमने उसके जब्त कर लिया, हमने मतलब कंपनी ने, उसको शेयर फॉर फ्यूचर बोलते हैं। और ये भी एक तरह से कंपनी के लिए कैसा प्रॉफिट होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है। सिंकिंग फंड क्या है? एक मान लीजिए आपको ये लग रहा है 5 साल बाद डिवेंचर्स को पैसा वापस करना है, तो उसके लिए आप एक सिंकिंग फंड बनाएंगे, कोई तैयारी तो करेंगे। अरे भाई, डिवेंचर्स ने आपको पैसा दिया, आपने लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, तो क्या 5 साल बाद लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर वापस करेंगे तो कंपनी 5 साल बाद बंद नहीं हो जाएगी? अब आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो ठीक है, 5 साल बाद तो लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं बेचेंगे, एक बार बिजनेस में खरीद ली तो खरीद ली, अब तो बिजनेस चल रहा है उस लैंड एंड बिल्डिंग में। तो बेटा मैं यही तो बोल रहा हूं, उन डिवेंचर्स को लौटाना है, आपने प्रॉमिस किया था हम 5 साल बाद लौटाएंगे, तो आप उनको लौटाने के लिए हर साल पीएल एप्रो से क्या क्रिएट करो? पीएल एप्रो डेबिट टू सिंकिंग फंड। अब कोई आपसे पूछे जी ये क्या है, तो हम बोलेंगे देखो जी, डिवेंचर होल्डर्स को लौटाने के लिए
शेयर होल्डर्स कुछ कुर्बानी देंगे और डिविडेंड नहीं लेंगे या कम लेंगे, और शेयर होल्डर्स को बांटा जाने वाला डिविडेंड हम ना बांटकर री इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम एक 5 साल के बाद इमेजिनरी एग्जांपल में डिवेंचर्स को पैसा लौटा सके। उसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, सिंकिंग फंड। और एक नई बात मैंने अभी आपको बताई, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए टैक्सेशन, टैक्स देना, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देना पीएल में आएगा, क्योंकि वो एक खर्चा माना गया है। और यही यदि सोल प्रोप्राइटर में हम इनकम टैक्स देते थे तो ड्रॉइंग्स होता था, यहां नहीं है, यहां ड्रॉइंग्स है ही नहीं। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन जो है। और फिर हम जितना, जब तक वो टैक्स नहीं देंगे वो लायबिलिटी में भी आएगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। और एक और वर्ड आता है बच्चों, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये भी मैं आपको बता दूं, यदि डिविडेंड पे टैक्स लग रहा है, यदि कुछ टैक्स किस पे लग रहा है, डिविडेंड पे, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और वो डिविडेंड पे टैक्स लेती है। जैसा कि मैंने यहां दिखाया था अभी एक इमेजिनरी एग्जांपल में, डिविडेंड ऑन शेयर्स 30,000, और यदि आपने इसको बांटने में 15% गवर्नमेंट को टैक्स दिया, कॉर्पोरेट टैक्स तो ऊपर दिखाया था मैंने आपको 48,000 40% था, ये तो बच्चों उस पे था प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जो कंपनी ने दिया, इसका नाम था कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। एक नीचे आता है डिविडेंड टैक्स। ये डिविडेंड टैक्स क्या होता है, ये डिविडेंड पे होता है। 30,000 है, 15%, 4,500 क्या देंगे, ऐसे ही मैंने आप दिखाया, मतलब उस टाइम मैंने नहीं माना था। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट में बोल देते हैं सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। मैंने यहां पे 15% एज्यूम कर लिया। अब ये रेट फाइनेंस एक्ट में डिसाइड होता है। 30,000 का 15%, जितना डिविडेंड बांटोगे उसका 17%, जैसे अभी एक आध साल पहले 16.995% था ऑफ द डिविडेंड। तो ये यू हैव टू चेक कि क्या रेट है। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या फर्क है, एक बार ध्यान से सुन लें। प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज द डिविडेंड, is the tax on dividend. Corporate dividend tax is the tax on dividend. तो इसलिए जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है वो पीएल एप्रो में आता है, और जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है वो पीएल में आता है। और जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो प्रॉफिट होगा तो आपको पहले टैक्स देना है, तब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सफिशिएंट है तब आप डिविडेंड दोगे, और डिविडेंड दोगे तो डिविडेंड टैक्स भी दोगे। तो डिविडेंड टैक्स पीएल एप्रो में आता है। ये बच्चों कुछ बेसिक है, अभी तो बेसिक्स बहुत है और बताने के लिए, अनलिमिटेड है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हैज गॉट इट्स ओन वर्ल्ड, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट यू शुड बी गुड एट मेकिंग जर्नल एंट्रीज एंड ऑल, वो नहीं छुटने वाली है। ऐसे बच्चे एक और वर्ड आता है इसमें, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये क्या चीज है, यदि कोई कंपनी जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करे तो क्या होगा। तो ये देखिए बच्चों, इसकी ये एंट्री होती है एक कंपनी की बुक्स में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। मतलब पीएल दो डुअल एस्पेक्टेड डबल एंट्री सिस्टम है। तो एक नंबर एक ये कहां आएगा, डेबिट साइड ऑफ पीएल में, डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रो में, और नंबर 2 ये आएगा जनरल रिजर्व इज शोन अंडर द हेडिंग इन लायबिलिटी साइड, टू द लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। डुअल एस्पेक्ट हो गया ना बच्चों ये। यदि आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लेंगे तो कहां पर आएगा, ये देखिए, जैसे ही आप पीएल एप्रो बनाएंगे तो यहां पर आएगा टू जनरल रिजर्व, यहां पे आएगा। ये तो पीएल के डेबिट में आ गया। और फिर बच्चों ये बैलेंस शीट में जो मैंने अभी आपको बताया था, लायबिलिटी साइड में एक हेडिंग आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस।
यहां पे आएगा जनरल रिजर्व, ये जो अभी आप क्रिएट करेंगे डुअल एस्पेक्ट, इसका 2 जगह पे आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है बच्चों, और कुछ और पॉइंट्स। अच्छा, फिर मैंने बोला जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, एक और पॉइंट याद आया, देखिए छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यहां लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो कहां लेंगे, क्रेडिट में लिखा है, तो इसका जवाब आता था यदि ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है तो सीधा लायबिलिटी में लेंगे। इसी प्रकार मैं बोल रहा हूं, यदि जनरल रिजर्व यहां लिखा है क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस में और एक कंपनी का फाइनल अकाउंट चल रहा है, तो आप समझ जाओ डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। बिल्कुल वही रूल है, यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वेयर विल इट गो, द आंसर इज इट विल गो टू लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज, और जनरल रिजर्व इफ इट इज डायरेक्टली गिवन वेयर इन ट्रायल बैलेंस, वेयर विल इट गो, इट विल बी शोन डायरेक्टली अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। और यदि नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इन द करंट ईयर इज 20, तो उसका डुअल एस्पेक्ट आएगा, पीएल एप्रो टू जनरल रिजर्व, वो 2 जगह जाएगा जो नीचे होगा। जैसे नीचे होता था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो उसको 2 जगह लेते थे, और ऊपर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है तो 1 जगह लेते हैं, क्योंकि ये पर्सनल हो जाता है। जनरल रिजर्व में रिजर्व एंड सरप्लस का रूल लगता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस आर डायरेक्टली शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बच्चों एक और चीज, जैसे कुछ बेसिक चीज है, एक वर्ड आता है इंटरिम डिविडेंड और एक वर्ड आता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के लिए कॉमन वर्ड बोल देते हैं प्रपोज डिविडेंड भी बोल देते हैं इसको। अब बच्चों इंटरिम डिविडेंड क्या है, यदि साल के बीच में आप कुछ डिविडेंड पे करते हैं मिडिल ऑफ द ईयर में समवेयर, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं लेकिन 6, 7, 8 महीने हो चुके हैं और आपको लग रहा है यार एवरीथिंग इज गुड, और सपोज करो नवंबर दिसंबर है और दीपावली का सीजन है, ऐसे ही जैसे एक इमेजिनरी एग्जांपल है, तो आपको लग रहा है यार बीच में ही कुछ बांट देते हैं शेयर होल्डर्स को, अप्रैल मई के बाद तो बांटना ही है, तो चलो बीच में आपने मान लीजिए पूरे साल भर में एक शेयर होल्डर को 10 रुपए पे सपोज करो आपने 2 रुपए डिविडेंड देना है, तो आपने 1 रुपया या 50 पैसा या 1.5 रुपया बीच में ही बांट दिया और डिसाइड किया कि 1.5 अभी दे दो, 50 पैसा बाद में दे देंगे, चलो शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे। तो ऐसे डिविडेंड को यदि आप ईयर के मिड में कहीं बांट देते हो एंटिसिपेशन में कि प्रॉफिट सफिशिएंट है, क्योंकि कंपनी बीच बीच में क्वार्टरली अपने प्रॉफिट्स को अनऑडिटेड कंप्यूट करती रहती है, तो जो डिविडेंड कंपनी बीच में देती है वो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। और ये इंटरिम डिविडेंड बच्चों जब आपको फाइनल अकाउंट बनता है तो ऐसे आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया होता है। क्यों दिया होता है आप लॉजिक लगाओ, क्योंकि एंट्री होती है इंटरिम डिविडेंड टू बैंक, इंटरिम डिविडेंड ये एंट्री हुई होगी, आई एम इमेजिनिंग टू बैंक, तो ये ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट में आ गया होगा, N1 मतलब खर्चा है और A माइनस हो गया, तो ये ट्रायल बैलेंस में कहां रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। तो ये जो इंटरिम डिविडेंड है इसलिए हम इसको पीएल एप्रो में डायरेक्ट लिखते हैं एक ही जगह, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस से पिक कर रहे हैं। तो ये फाइनल अकाउंट इतना तो आपको याद है, इंटरिम डिविडेंड को मैं यहां पर नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, तो ये पीएल में नहीं जाएगा क्योंकि शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है, तो पीएल एप्रो में डेबिट हो जाता है बस एक जगह पे। और यदि मैं नीचे लिखता हूं प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड, ये क्या है, जैसा कि मैंने बोला जो आपने इंटरिम डिविडेंड दे दिया वो तो ट्रायल बैलेंस में दिखाई पड़ रहा है, और जो फाइनल डिविडेंड आप ईयर के एंड में डिक्लेयर करेंगे वो उसकी एंट्री होगी, तो वो डुअल एस्पेक्ट आएगा, तो जब उसको घोषणा करेंगे वो फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड होता है। तो एक तो वो खर्चा है डिविडेंड डेबिट टू शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को अभी पे तो नहीं किया, तो डिविडेंड टू शेयर होल्डर या डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल जब आप एंट्री लिखोगे डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल, तो वो 2 जगह पर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ये हो गया प्रपोज डिविडेंड डेबिट टू डिविडेंड पेबल, तो ये एक तरह से खर्चा हो गया एक्सपेंस, और इधर से ये एल प्लस हो गया, तो ये जो एक्सपेंस है ये तो जाएगा पीएल एप्रो में, और ये जाएगा बच्चों कहां, लायबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, क्योंकि ये पे करना है, इसको हम प्रपोज डिविडेंड पेबल बोलते हैं। तो ये एक तो जाएगा पीएल एप्रो के डेबिट में और डेबिट साइड में, और बी ये जाएगा लायबिलिटी साइड में, 2 जगह जाएगा। और यदि आप इसी डिविडेंड पे आप सीडीटी दे रहे हो तो आप ये एंट्री करोगे सीडीटी डेबिट टू सीडीटी पेबल,
तो इसमें भी वही रूल लग गया, N1 इज एन एक्सपेंस और इधर L प्लस, तो ये लायबिलिटी में भी जाएगा यदि अभी पे नहीं किया, और उधर से CDT जो आप डेबिट कर रहे हो ये भी PL एप्रो में जाएगा, इसमें भी वही रूल है, PL एप्रो के डेबिट में जाएगा, और B जो CDT है PL एप्रो के डेबिट में जाएगा, और दूसरा ये जाएगा बच्चों लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आपने सरकार को देना है, और CDT भी पेबल टू गवर्नमेंट है, वो भी करंट लायबिलिटी में जाएगा। और जो इनकम टैक्स है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड CDT इज अ टैक्स ऑन द डिविडेंड। इफ यू विल नॉट पे एनी डिविडेंड देयर इज नो CDT, इफ द प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट देन ओनली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज क्रिएटेड। तो ये बच्चों अकाउंटेंसी में ये चीजें, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यही सब नए फीचर्स हैं जो मैं ये सब इस बेसिक लेक्चर में आपका ध्यान ले जा रहा हूं। आपको माइंडसेट कर लीजिए, और जो भी क्वेरीज होंगी वो मैं आपको आंसर कर सकता हूं, बट एटलीस्ट आपको पता तो चले व्हाट इज द डिफरेंट वर्ल्ड, क्या वो चीजें हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है। फिर मैंने बोला डिवेंचर्स हैं, तो डिवेंचर को इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट PL में आता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, मैंने ये भी कवर किया। तो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है बैलेंस शीट में आएगा इनिशियली जब वो अराइज होगा, और हल्के हल्के करके क्या होगा, राइट ऑफ होगा। तो आप उसको राइट ऑफ जब करेंगे तो इट विल बी ग्रेजुअली। अब मान लीजिए आप सपोज कीजिए आप एक डिस्काउंट अकाउंट बना लेते हैं, अभी जैसे मैंने एंट्री करी बैंक डेबिट सपोज 90 लाख, डिस्काउंट डेबिट 10 लाख, 2 डिबेंचर्स, $100 लाख। तो बच्चों अभी इनिशियली ये जो मैं इसके बाद सपोज मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो ये हमारी बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, करंट एसेट्स में 90, और यहां मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क्या आएगा, डिस्काउंट 10, और इधर हमारा सिक्योर्ड लोन्स जो हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज है लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन्स, यहां पर आ जाएगा डिबेंचर्स। सपोज ये 12% डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स 100 लाख। अब बेटा ये जो 10 लाख है ये आंखों में चुभ रहा है क्योंकि ये एसेट्स तो है ही नहीं, ये इसको हम बोल देते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये 10 लाख का क्या होगा, ये 10 लाख ग्रेजुअली राइट ऑफ होगा, इट इज टू बी रिटन ऑफ, ये ग्रेजुअली राइट ऑफ होगा 10 लाख। कैसे राइट ऑफ होगा, कहां जाएगा, एज आई टोल्ड यू, ये बच्चों 10 लाख जो है कैसे राइट ऑफ होगा ये भी देखिए। PL 1 साल के बाद PL टू डिस्काउंट 2 लाख आफ्टर 1 ईयर। अब आप खुद बताओ एक मिनट, जब आप डिस्काउंट अकाउंट बनाओगे इधर डेबिट में 10 था और अभी अभी PL में 1 साल के बाद कितना गया 2, तो कितना बचा 8। अब अगले साल की बैलेंस शीट में यहां 10 आया तो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या आएगा 8 आएगा, फिर 2 और राइट ऑफ होगा नेक्स्ट ईयर, फिर 6 आएगा, फिर 2 और राइट ऑफ होगा, फिर 4 आएगा। इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, क्योंकि ये बच्चों ऐसी चीज है इसको ग्रेजुअली हम इसको राइट ऑफ करते हैं। तो बार बार यही एंट्री करते हैं PL डेबिट टू डिस्काउंट, और यदि हम डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे तो ऐसे आएगा 10 लाख, फिर 2, फिर 8, फिर 8 लाख क्योंकि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, फिर 2, फिर 6 ब्रॉड डाउन होगा, देन 2 हियर, देन 4 ब्रॉड डाउन होगा, ऐसे। इट इज टू बी ग्रेजुअली रिटन ऑफ। ये बच्चों मैंने एक लेक्चर में बेसिकली एक एफर्ट किया है कि आपको थोड़ा कंपनी अकाउंट से फेमिलराइज कराऊं। मैं मानता हूं कुछ चीजें मैंने जल्दी में डिस्कस की है, द रीजन इज इट इज अ बेसिक थिंग। यही चीजें जब आप कंपनी अकाउंट ग्रेजुअली पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो ये डिटेल में पढ़ेंगे तो और बेटर समझ आएंगी, लेकिन ये टॉपिक्स में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब और अच्छी समझ आती जाएगी।